मैं एक पावरफुल रिच फैमिली के वारिस के रूप में 15 साल की उम्र से ही फैमिली बिजनेस संभालने लगा था। 17 साल की उम्र में मैंने फैमिली एंटरप्राइज को 100 बिलियन तक पहुंचा दिया था और 19 साल की उम्र में तो ग्रुप के सबसे कोर बिजनेस को भी कंट्रोल करने लगा था। लेकिन मेरे और मेरे ट्विन भाई के 20वें बर्थडे बैंकेट वाले दिन, जो कि ग्रुप हैंडओवर का दिन भी था, दादाजी ने फैमिली हेड की पहचान वाली पर्पल सैंडलवुड सील उस यूजलेस बड़े भाई को दे दी जो सिर्फ खाना पीना और मौज करना जानता था, और मैं उसे प्राउडली वो सील लेते हुए देख रहा था। वो फेक तरीके से मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था और मेरी फियांसे भी शर्मेट हुए उसे टोस्ट कर रही थी। तब मुझे समझ आया कि ये लोग सिर्फ सो कॉल्ड एल्डेस्ट ग्रैंडसन को ही वैल्यू देते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने वहीं अनाउंस कर दिया कि मैं इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ रहा हूं और अपने हाथों से बनाई हुई पूरी कोर टीम को लेकर जा रहा हूं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। जी फैमिली के ओल्ड मैंशन के बैंक्वेट हॉल में क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी हर किसी के चेहरे को फेक और ब्लर्ड बना रही थी। आज मेरा और मेरे भाई जी यांग का 20वां बर्थडे था और ग्रुप हैंडओवर का दिन भी था। मुझे बचपन से ही वारिस की तरह ट्रेन किया गया था। सभी को लगता था कि आज रात दादाजी फैमिली हेड की पोजीशन मुझे देंगे। मैं वाइन ग्लास पकड़े हुए प्रॉपर स्माइल के साथ सबकी विशेस एक्सेप्ट कर रहा था। स्टेज पर फोर्थ आंट ओपनिंग स्पीच दे रही थी और एटमॉस्फेयर पीक पर पहुंच चुका था। तभी दादाजी खड़े हुए और पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने गला साफ किया और जोर से बोले, आज मेरे दोनों पोतों का 20वां बर्थडे है और मेरा रिटायरमेंट डे भी। फिर उन्होंने पॉज लिया और उनकी नजर आखिर में मुझ पर आकर रुकी। उनकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन था। मेरा हार्ट बीट तेज हो गया। जी फैमिली के रूल्स के अनुसार फैमिली हेड की पोजीशन एल्डेस्ट ग्रैंडसन को दी जाती है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं और जी यांग ट्विंस हैं। वो मुझसे सिर्फ 3 मिनट बड़ा है और उन्हीं 3 मिनट की वजह से मेरी 20 साल की मेहनत खत्म होने वाली थी। मैंने देखा दादाजी ने बॉक्स खोला और वो हैवी सील निकाली। फिर मुझे इग्नोर करके जी यांग की तरफ बढ़ गए, जो मेरे पास ही केयरलेस अंदाज में खड़ा था। जी यांग, आज से तुम जी फैमिली के हेड हो और जी ग्रुप के चेयरमैन भी। याद रखना, तुम एल्डेस्ट ग्रैंडसन हो और जिम्मेदारी निभानी है। जी यंग एक पल के लिए शॉक्ड हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट फूट पड़ी। उसने ऑलमोस्ट छीनते हुए सील ले ली। थैंक यू ग्रैंडपा, मैं जरूर करूंगा। पूरा हॉल डेड साइलेंट हो गया। सभी की नजरें स्पॉटलाइट की तरह मुझ पर टिक गईं। किसी की आंखों में सिंपैथी थी, किसी में मॉकरी, और कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश थे। मेरे चेहरे की मसल्स स्टिफ हो गईं और मैं स्माइल मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक क्लियर आवाज गूंजी, हा हा हा, जीत गया, जीत गया। मैंने कहा था ना, 3 मिनट पहले पैदा होना ही क्राउन प्रिंस बनने के लिए काफी है। जियान जैसा इडियट, इतना पढ़ा, इतना काम किया, इतना स्ट्रगल किया और आखिर में सब मेरे लिए ही किया। मजा आ गया। मैंने शौक में जियांग की तरफ देखा। वो सील उठाए खड़ा था। चेहरे पर प्योर एरोगेंस था, लेकिन मुंह से बोल रहा था, भाई आगे भी मेरी मदद करना, हम दोनों मिलकर फैमिली संभालेंगे। तब मुझे समझ आया ये उसकी इनर वॉइस है। मुझे नहीं पता मैं उसका मन कैसे सुन पा रहा हूँ। शायद एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन और एंगर ने कोई हिडन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। जियांग मेरे पास आया और मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसकी ताकत में शोइंग ऑफ साफ दिख रहा था। देखो, इसका फेस बचपन से खुद को परफेक्ट दिखाता था। सोचता था सब फिक्स है, लेकिन ओल्ड मैन के लिए मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। मैंने अपने नेल्स हथेली में गड़ा दिए। तभी मेरी फियांसे ल्यू रुयन वाइन लेकर उसके पास गई। उसने वही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। उसके चेहरे पर ब्लश था और आंखों में चार्म। जी यांग ब्रो, कंग्रेचुलेशंस, फ्यूचर में मैं आपको रोस्ट करती हूँ। उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी उसकी इनर वॉइस मेरे कानों में गूंजी, अच्छा हुआ मैंने सही इंसान चुना। जी यान केपेबल है तो क्या। जी फैमिली जैसे ट्रेडिशनल क्लैन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर और स्टेटस होता है। अब मैं फ्यूचर चेयरमैन की वाइफ बनूंगी। तब मुझे समझ आया मेरी सारी वैल्यू उन 3 मिनट के सामने कुछ भी नहीं थी। रूल्स और ट्रेडिशन सिर्फ मीडियोक्रिटी को बचाने और टैलेंटेड लोगों को दबाने का बहाना है। मैंने जी यंग को ल्यू रुयन का ग्लास पीते देखा और जानबूझकर उसकी उंगलियों को टच करते देखा। मैंने दादाजी को सेटिस्फाइड होकर बियर्ड सहलाते देखा, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया हो। और रिलेटिव्स जी यंग के चारों तरफ फ्लैटर कर रहे थे, जैसे मैं कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। मेरे अंदर का एंगर आखिर टूट गया। मैंने धीरे से मुट्ठी खोली और हंस पड़ा। आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे हॉल को चुकर आ गई। मैंने माइक उठाया और स्टेज पर चला गया। लाइट्स फिर मुझ पर आ गई। थैंक यू सभी गेस्ट जो मेरे और मेरे भाई के बर्थडे बैंक्वेट में आए। मैंने जानबूझकर भाई शब्द पर जोर दिया। दादाजी ने सिर हिलाया, अच्छा है, समझदार हो, आगे भी अपने भाई की मदद करना, तुम्हें फायदा मिलेगा। जी यंग स्मर कर रहा था। कंटिन्यू एक्टिंग देखते हैं कब तक। मैं पूरे हॉल को देखकर बोला, अगर जी फैमिली इतना ही एल्डेस्ट ग्रैंडसन रूल को मानती है तो मैं जीएन यहाँ अनाउंस करता हूँ कि मैं वॉलंटरीली इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ रहा हूँ और जी ग्रुप से क्लीन एग्जिट ले रहा हूँ। पूरा हॉल शॉक में जम गया। दादाजी गुस्से में खड़े हुए, तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया और आगे बोला, लॉन्च प्रोजेक्ट जिसे मैंने पर्सनली बनाया और लीड किया, उसके सारे डेटा, क्लाइंट रिसोर्सेज और अगले 3 साल की प्लानिंग मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरी कोर टीम मेरे साथ जाएगी। इतना कहकर मैंने माइक फेंका और बाहर निकल गया। जी यंग के पास से गुजरते हुए मैंने उसकी पैनिक वॉइस सुनी, क्या वो टीम लेकर जा रहा है?
है लॉन्च प्रोजेक्ट क्या है, ये तो कंपनी प्रोजेक्ट था नहीं, उसे जाने नहीं दे सका। वो मुझे रोकना चाहता था लेकिन मैंने बस कोल्ड नजर से कहा, फैमिली हेड प्लीज बिहेव। मेरे पीछे हॉल के दूसरे कोने में मेरा असिस्टेंट लिंजो खड़ा हुआ। उसने कोट उठाया और काल्मली बोला, जी बॉस जा चुके हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सामान पैक करो, कल नए ऑफिस में रिपोर्ट करना है। तभी 2 टेबल्स पर बैठे 20 से ज्यादा लोग तुरंत खड़े हो गए। ये टेक्निकल, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स के सारे कोर मेंबर्स थे और बिना पीछे देखे मेरे पीछे चल दिए। पूरा हॉल फिर डेड साइलेंट हो गया। सिर्फ जी यांग के हाथ में सील और दादाजी का डार्क चेहरा बचा। मैं मेंशन से बाहर आया। ठंडी हवा ने अंदर की सफोकेटिंग परफ्यूम स्मेल हटा दी। लिंजो ने कोट पहनाया। जी बॉस कार रेडी है। मैं बैक सीट में बैठ गया। बाकी कोर मेंबर्स भी दूसरी कार्स में बैठ गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि ये लोग मैंने खुद रिक्रूट किए थे। हमने साथ में काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स बिताई थी और इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। हमारा ट्रस्ट नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय रिलेशन से कहीं ज्यादा था। कार रिच एरिया से बाहर निकल रही थी। मैं रियर व्यू मिरर में मैंशन को छोटा होते देख रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। ग्रैंडपा का कॉल था। मैंने तुरंत कट करके ब्लॉक कर दिया। फिर जी यंग का कॉल आया। जी यन पागल हो गया है क्या, तुरंत वापस आ। जी फैमिली हेड अपनी लैंग्वेज संभालो, अब हम भाई नहीं सिर्फ बिजनेस राइवल्स हैं। राइवल्स तुम मेरे सामने क्या हो, जो कुछ भी पहनते हो और खर्च करते हो सब जी फैमिली का है। मैंने तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद करवा दिए, अब अपनी टीम को कैसे खिलाओगे, थैंक्स रिमाइंडर, लेकिन मेरी ओन अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट्स मुझे नई शुरुआत के लिए काफी हैं। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। जी यंग नहीं जानता था कि मैं 18 साल की उम्र से सीक्रेटली इन्वेस्टमेंट कर रहा था और मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप फंड था। मैं कभी पूरी उम्मीद किसी और पर नहीं रखता था, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, और आज साबित हो गया मैं सही था। तभी ल्यू रुयान का भी कॉल आया। जी यान प्लीज इम्पल्सिव मत बनो, ग्रैंडपा बूढ़े हैं, तुम वापस आकर अपोलोजाइज कर दो, अभी भी सब ठीक हो सकता है, मैंने कोल्ड आवाज में कहा। जब तुम जी यंग को टोस्ट कर रही थी तब तुम्हें ये सब याद नहीं आया होगा। वो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं एटमॉस्फेयर काल्म करने की कोशिश कर रही थी, तुम जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम अपना प्यार नए फैमिली हेड को दे सकती हो, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। दुनिया आखिर शांत हो गई। तभी लिंजो ने आगे से टैबलेट पकड़ाया। जी बॉस, ये हमारी टीम द्वारा ओवरनाइट तैयार किया गया लॉन्च प्रोजेक्ट का फ्यूचर प्लान और न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप देख लीजिए। मैंने टैबलेट लिया। ऊपर लिखा था कंपनी नेम न्यू स्टार्टेक। मेरी ठंडी पड़ चुकी आंखों में फिर से एक स्पार्क लौट आया और मैंने धीरे से कहा, हाँ यही होगा हमारा नया बिगिनिंग। अगले ही दिन पूरा बिजनेस सर्कल हिल गया। जी फैमिली के जीनियस सेकंड ग्रैंडसन जीएन के ग्रुप छोड़ने की खबर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। काउंटलेस मीडिया कंपनीज और बिजनेस फोरम्स पर इसी की चर्चा होने लगी। कुछ लोग बोले मैं इम्पल्सिव हूँ, कुछ ने कहा मैं एरोगेंट हूँ, लेकिन इंडस्ट्री के असली लोग जानते थे कि लॉन्च प्रोजेक्ट और कोर टीम का असली दिमाग कौन था। उसी दोपहर न्यू स्टार टेक ऑफिशियली रजिस्टर हो गई और हमने एक छोटे लेकिन हाई टेक ऑफिस में काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जी ग्रुप के अंदर केओस शुरू हो चुका था, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स पर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड थी उनके सारे की सिस्टम्स और प्लानिंग मेरे कंट्रोल में थे। जी यंग पहली बार समझ रहा था कि फैमिली सील लेना और एम्पायर चलाना दोनों अलग चीजें हैं। हमने अपने कोर प्रोडक्ट यानी एक बिल्कुल नए स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम को ऑप्टिमाइज और अपग्रेड करना शुरू किया और उसे मार्केट में जल्दी लॉन्च करने की तैयारी करने लगे। ये वही प्रोडक्ट था जो पहले जी ग्रुप का अगले हाफ ईयर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब यही हमारी शिंची टेक का पहला बड़ा हथियार बनने वाला था। दूसरी तरफ जी ग्रुप पूरी तरह केओस में बदल चुका था। जी यांग ने हाई सैलरी देकर जिन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को हायर किया था वो चीहांग प्रोजेक्ट के छोड़े हुए हाफ फिनिश कोड को देकर बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। मीटिंग में वो जी यंग के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मेरी राय में प्रीवियस टीम का कोड स्ट्रक्चर पूरा गार्बेज है, अनरियलिस्टिक है और इसमें कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। हाँ, इसकी बॉटम लॉजिक में ही प्रॉब्लम है। हम रिकमेंड करते हैं कि इसे पूरी तरह फिर से बनाया जाए। मैं अंदर से मिली रिकॉर्डिंग सुनकर हंस पड़ा। उन्हें कोड समझ नहीं आया तो उसे गार्बेज बोल दिया और जी यांग जैसे फूल ने उनकी बात पर भरोसा भी कर लिया। उसकी इनर वॉइस गूंज रही थी तो एनिमी ने इतनी मेहनत करके बस ऐसा गार्बेज बनाया था और मैं उसे ट्रेजर समझ रहा था। ठीक है, सब तोड़कर फिर से शुरू करो, मैं उन्हें दिखाऊंगा असली जीनियस कौन है। फिर जी यंग ने तुरंत साइन करके नई टीम का प्रपोजल अप्रूव कर दिया और हमारे ऑलरेडी 90% कंप्लीट प्रोजेक्ट को छोड़कर जीरो से रीस्टार्ट करने का फैसला कर लिया। इस डिसीजन की वजह से जी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट में कई करोड़ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और कम से कम आधा साल एक्स्ट्रा टाइम गंवाना पड़ा। ग्रैंडपा ऑफिशियली रिटायर हो चुके थे, लेकिन कंपनी में क्या चल रहा है ये उनसे छुप नहीं सकता था। उन्होंने जी यांग को ओल्ड मैंशन बुलाकर जमकर डांटा। बेवकूफ, तुझे पता भी है सब कुछ दोबारा शुरू करने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि हमारी पिछले 6 महीने की सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। जी यंग डरते हुए बोला। ग्रैंडपा उन नए एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि जी यंग सिर्फ एक फैंसी लेकिन यूजलेस शेल छोड़कर गया है। आप हमेशा उसे परफेक्ट मत समझिए, अब वो हमारा एनिमी है। उसकी इनर वॉइस फिर गूंजी। ओल्ड मैन हमेशा उसी की साइड लेता है, अब भी
उसी को बचा रहा है। मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना होगा ताकि उसे पता चले सही कौन है। आखिर ग्रैंडपा भी उसे रोक नहीं पाए और भारी सांस लेकर चुप हो गए और मैंने इसी परफेक्ट टाइमिंग एडवांटेज को पकड़ लिया। 1 महीने बाद सिंची टेक ने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस रखी। मैं स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा होकर मीडिया और पोटेंशियल पार्टनर्स के सामने हमारा स्मार्ट होम सिस्टम कीमिंग इंट्रोड्यूस कर रहा था। कीमिंग सिस्टम आपकी जिंदगी को रीडिफाइन करेगा। ये सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं बल्कि आपका इंटेलिजेंट स्मार्ट असिस्टेंट होगा। इसकी स्मूथ परफॉर्मेंस, ह्यूमन फ्रेंडली डिजाइन और पावरफुल कंपैटिबिलिटी मार्केट के सभी सिमिलर प्रोडक्ट से कई गुना बेहतर थी। लॉन्च होते ही कीमिंग पूरे टेक इंडस्ट्री में सेंसेशन बन गया। उसी दिन हमने देश की टॉप 3 होम डेकोरेशन कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली और ऑर्डर्स की टोटल वैल्यू 50 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। सिंची टेक एक ही बार में फेमस हो गई। ऑफिस के फोन्स लगातार बज रहे थे, जबकि उसी समय जी ग्रुप अभी तक अपने नए प्लान का बेसिक स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं कर पाया था। जब जी यांग ने न्यूज में मुझे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर देखा और कीमिंग सिस्टम के अमेजिंग फीचर्स देखे तो उसने गुस्से में अपना फेवरेट एंटीक वेस तोड़ दिया। ये इम्पॉसिबल है, ये तो वही प्लान है जो हमने बनाया था। वो 1 महीने में इतना पावरफुल कैसे हो गया? तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो उन फेक एक्सपर्ट्स द्वारा बेवकूफ बनाया गया था, जिसे वो गार्बेज समझ रहा था। वो एक्चुअली मार्केट बदल देने वाला गोल्ड था और उसने खुद उस गोल्ड को डस्टबिन में फेंक दिया। जी ग्रुप के स्टॉक्स फिर बुरी तरह गिर गए। बोर्ड मीटिंग में जो अंकल्स पहले ग्रैंडपा की साइड लेते थे अब कंप्लेन करने लगे। देख लिया क्या हो गया, जीएन के जाते ही कंपनी और नए प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए और अब वही हमारे प्रोजेक्ट को लेकर हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन गया। ये आखिर हो क्या रहा है? ग्रैंडपा मेन सीट पर बैठे थे और उनका चेहरा इतना डार्क था जैसे पानी टपक पड़े। वो दांत पीस कर बोले, जीएन, उस बास्टर्ड के पंख निकल आए हैं। उसने पलट कर काटना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कीमिंग सिस्टम की सक्सेस ने सिंची टेक को इंडस्ट्री में मजबूती से खड़ा कर दिया। हमने तुरंत मार्केट एक्सपैंड करना शुरू किया और सिर्फ 3 महीनों में डोमेस्टिक हाई एंड स्मार्ट होम मार्केट का 30% हिस्सा अपने नाम। लेकिन लियू रुयन की हालत भी अच्छी नहीं रही। जी यांग बाहर लड़कियों और पार्टीज में बिजी रहने लगा और उसे पूरी तरह भूल गया। लियू फैमिली ने गलत साइड चूज की थी, इसलिए उनकी सोशल पोजीशन भी तेजी से गिरने लगी। सुनने में आया कि लियू रुयन कई बार पार्टीज और बिजनेस इवेंट्स में मुझसे मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। मैंने उसे एक बार भी प्रॉपरली देखने की जरूरत नहीं समझी। कुछ लोग एक बार लाइफ से निकल जाएं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और मेरे पास ऐसे बोरिंग लोगों और चीजों पर वेस्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। मेरा असली लक्ष्य था उस रॉटन और एरोगेंट जी ग्रुप को पूरी तरह खत्म करना, जो सिर्फ ब्लड लाइन और एल्डेस्ट सन रूल्स को ही सब कुछ मानता था। जी ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन अब कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। जी यंग की बेवकूफ इन्वेस्टमेंट्स एक बॉटमलेस पिट की तरह कंपनी का पैसा निगल रही थी और कोर बिजनेस की डाउनफॉल की वजह से कंपनी रेवेन्यू भी बुरी तरह गिर चुका था। बैंक्स लोन रिपेमेंट मांगने लगे, सप्लायर्स पेमेंट के लिए ऑफिस पहुंचने लगे, कंपनी के अंदर पैनिक फैल गया, एम्प्लॉइज सीक्रेटली रिजाइन करने लगे। आखिरकार जी यंग डर गया, उसके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए वो फिर से ओल्ड मैंशन में दादाजी के पास मदद मांगने पहुंच गया। स्टडी रूम में दादाजी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट देकर कांप रहे थे। सिर्फ 6 महीने में तुमने कंपनी की ये हालत कर दी। जी फैमिली की 100 साल पुरानी लेगेसी तुम्हारे जैसे निकम्मे की वजह से खत्म हो जाएगी। जी यांग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, ग्रैंडपा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक बार और मदद कर दीजिए। ओल्ड मैन के पास जरूर सीक्रेट मनी होगा, अगर वो निकाल दें तो कंपनी बच सकती है। वंस कंपनी स्टेबल हो गई तो मैं सब संभाल लूंगा। दादाजी ने आंखें बंद कर ली, उनके चेहरे पर सिर्फ थकान और डिसअपॉइंटमेंट बची थी। काफी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अभी सिर्फ एक रास्ता बचा है। जियांग तुरंत बोला, कौन सा रास्ता? दादाजी ने भारी आवाज में कहा, जियन को वापस लाओ। अगर वो वापस आने को तैयार हो जाए तो मैं फैमिली सील उसे दे दूंगा और तुम्हें उसका असिस्टेंट बना दूंगा। आखिर इस हालत में उन्हें झुकना ही पड़ा, लेकिन जी यंग तुरंत भड़क गया, इम्पॉसिबल, मैं उसके सामने झुकूं और उसका असिस्टेंट बनूं? मैं ही एल्डेस्ट ग्रैंडसन हूँ, मैं ही फैमिली हेड हूँ। उससे माफी मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। वो आखिर है क्या? बस मेरे पेरेंट्स का उठाया हुआ एक आउटसाइडर। तभी उसकी इनर वॉइस मेरे दिमाग में गूंजी। आउटसाइडर ये शब्द बिजली की तरह मेरे दिमाग में गिरा। मैं हमेशा सोचता था कि हम ट्विंस हैं, बचपन से सब यही कहते आए थे, क्या सच कुछ और है? मैंने तुरंत लिंजो को ऑर्डर दिया कि जिस हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ था वहाँ के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए जाएं। 3 दिन बाद लिंजो मेरे सामने एक पुरानी बर्थ सर्टिफिकेट में मदर का नाम मेरी माँ का ही था, लेकिन बेबी इंफॉर्मेशन में सिर्फ जी यांग का नाम लिखा था और डीएनए रिपोर्ट ने तो सब क्लियर कर दिया। एक रिपोर्ट में जी यांग और मेरे पेरेंट्स के बीच रियल ब्लड रिलेशन था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में मेरे और उनके बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। यानी मैं असल में जी फैमिली का बच्चा था ही नहीं। मुझे उसी दिन हॉस्पिटल से उठाकर लाया गया था। नहीं, शायद ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। जी फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली 20 साल तक ऐसी गलती नोटिस ना करे, ये इम्पॉसिबल था। इसका मतलब ये सब जानबूझकर किया गया था। शायद उस समय जी यांग बहुत वीक और सिक
पैदा हुआ था, इसलिए फैमिली ने एक हेल्थी बच्चे की जरूरत में मुझे उठा लिया ताकि दुनिया को ट्विंस की कहानी सुनाई जा सके। और मैं सिर्फ उनका बैकअप प्लान था। मुझे हेयर की तरह ट्रेन सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जी यंग कमजोर था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होकर हेल्थी दिखने लगा मैं एक्सपेंडेबल बन गया। एल्डेस्ट ग्रैंडसन वाला रूल सिर्फ एक एक्सक्यूज था ताकि लीगली सब कुछ जी यंग को दिया जा सके। आखिर में ये सब एक केयरफुली प्लान्ड स्कैम निकला। मैं जी यंग शुरू से आखिर तक सिर्फ जी फैमिली की चेस बोर्ड का एक पॉन था। ये सच मेरे दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मुझे ना गुस्सा आया ना दुख, मेरे अंदर बस डरावनी शांति बची थी, क्योंकि अब मेरे और जी फैमिली के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। इसलिए अब जो कुछ भी मैं करूंगा उसमें मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होगा। उधर दादाजी के प्रेशर में आकर आखिरकार जी यांग ने मुझे फोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने दांत पीसते हुए कहा, जी यान क्या तुम फ्री हो, हमें मिलना है। उसकी इनर वॉइस लगातार मुझे गालियां दे रही थी। बस पैसे मिल जाएं, फिर देखना मैं इसे कैसे बर्बाद करता हूँ। मैंने शांत आवाज में पूछा, क्या बात है? उसने मजबूरी में कहा, ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम वापस आकर कंपनी बचा लो। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, अगर मुझे वापस चाहिए तो मेरी कंडीशंस होंगी, पूरे शेयर होल्डर्स मीटिंग के सामने और मीडिया के सामने। तुम और दादाजी खुद फैमिली सील और चेयरमैन अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में दोगे और अपने पुराने फैसले के लिए पब्लिक अपॉलॉजी भी करोगे। जी यंग पागलों की तरह चिल्लाया, इम्पॉसिबल, हम तुमसे माफी मांगे, तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर तैयार रहो एक हफ्ते बाद जी ग्रुप की बैंकरप्सी देखने के लिए। और मैंने कॉल काट दिया। मुझे पता था दादाजी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जी ग्रुप उनके हाथों खत्म हो। 2 दिन बाद खुद दादाजी का फोन आया। उनकी आवाज पहले जैसी पावरफुल नहीं रही थी। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। फ्राइडे को शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी। मीटिंग वाले दिन पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल मीडिया और शेयर होल्डर्स से भरा हुआ था। दादाजी स्टेज पर आए। उनका चेहरा बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। उन्होंने माइक पकड़ा और भारी आवाज में कहा, मेरी गलत डिसीजंस और जी यंग की लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी क्राइसिस में आ गई है। इसीलिए बोर्ड ने फैसला लिया है कि जी यंग को वापस चेयरमैन बनाया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने पर्पल सैंडलवुड सील और अपॉइंटमेंट लेटर उठाया और कांपते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। सभी मीडिया कैमरास उसी मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। हर किसी को लगा कि ये रिकंसिलिएशन और पावर ट्रांसफर का मोमेंट है, लेकिन तभी मैंने उन्हें रोक दिया। सब लोग शॉक होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपने ब्रीफ केस से डॉक्यूमेंट्स निकाले और लिन जो को कहा कि सब शेयर होल्डर्स और रिपोर्टर्स में बांट दें। फिर मैंने माइक उठाकर कहा, चेयरमैन पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले ये डॉक्यूमेंट्स देख लें। दादाजी और जी यंग ने जैसे ही पेपर्स देखे, दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि उन पेपर्स पर लिखा था डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। दादाजी के अंदर पैनिक फूट पड़ा। उसे ये कैसे पता चला? ये सीक्रेट तो सिर्फ मुझे और उसके पेरेंट्स को पता था, जबकि जी यंग कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। मैंने उन्हें रिएक्ट करने का मौका दिए, बिना माइक उठाया और कहा, आज मैं एक 20 साल पुराना सच बताने जा रहा हूँ। मैं जी फैमिली का असली बच्चा नहीं हूँ। मेरे हाथ में जो डीएनए रिपोर्ट है वो साबित करती है कि मेरा और उन लोगों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दिन जी फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ था। जी यंग पूरा हॉल शॉक में डूब गया। शेयर होल्डर्स और रिपोर्टर्स सब स्टन्ड रह गए। दादाजी कांपते हुए बोले, झूठ, ये सब झूठ है। मैंने उनकी तरफ देकर कहा, क्या सच में झूठ है? 20 साल पहले जी यंग कमजोर पैदा हुआ था और आपको डर था कि अगर वो मर गया तो जी फैमिली खत्म हो जाएगी, इसलिए आपने हॉस्पिटल से एक हेल्थी बच्चा उठाकर ट्विंस की फेक कहानी बना दी। और वो बच्चा मैं था। मुझे एयर की तरह सिर्फ इसलिए ट्रेन किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर मैं जी यंग का रिप्लेसमेंट बन सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की कंपनी को टॉप पर पहुंचाया, सिर्फ इसलिए ताकि आपको लगे कि आपका पॉन अभी यूजफुल है। लेकिन जैसे ही जी यंग हेल्थी हुआ, आपने मुझे एक बेकार चीज की तरह फेंक दिया। क्या आपको लगा मैं फिर भी एक लॉयल डॉग की तरह वापस आकर आपकी कंपनी बचाऊंगा? मेरी हर बात दादाजी के दिल पर चाकू की तरह लग रही थी। उनका चेहरा लाल से बैंगनी पड़ गया और अचानक उन्होंने अपना सीना पकड़ा और पीछे गिर पड़े। जी यंग चीखते हुए उनकी तरफ भागा। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल कियास में बदल गया। रिपोर्टर्स लाइव कवरेज करने लगे। शेयर होल्डर्स पैनिक में एक दूसरे से बात करने लगे, लेकिन मैं बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ये सब देखता रहा। फिर मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपना सूट ठीक किया और बाकी शॉक्ड शेयर होल्डर्स की तरफ देखकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिली स्कैम था। मैं यहाँ इस रॉटन कंपनी को संभालने नहीं आया था, बल्कि इसे खत्म होते देखने आया था, क्योंकि आज के बाद जी ग्रुप का नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में बचेगा। 0.1% के ओरिजिनल शेयर्स। ये शर्त सामने आते ही पूरा हॉल हिल गया। एक ऐसी कंपनी के शेयर्स जिन पर करोड़ों का कर्ज था और जो लगभग खत्म होने की कगार पर थी, उन्हें एक्सचेंज किया जा रहा था एक ऐसी नई टेक कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स से, जिसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी 30 बिलियन से ऊपर पहुंच चुकी थी और जो अभी भी रॉकेट की तरह ग्रो कर रही थी। ये कोई नॉर्मल एक्विजिशन नहीं था, ये तो खुली हुई दौलत बांटना था। अभी कुछ देर पहले तक गुस्से में भड़क रहे शेयर होल्डर वांग भी वहीं जम गए। टेक ओवर एग्रीमेंट पकड़े हुए उनके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। आखिर वो सब बिजनेसमैन थे और इस दुनिया में कोई भी पैसे के खिलाफ नहीं जाता। जी ग्रुप की हालत क्या थी ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। कंपनी का बैंक
बैंकरप्ट होना अब बस वक्त की बात थी और मेरा सामने आना ऐसा था जैसे किसी गहरी खाई के किनारे खड़े लोगों को अचानक नोआज आर्क पर चढ़ने का आखिरी मौका मिल गया हो।